आप देख रहे थे 50 खबरें और अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर चीन को लेकर, क्योंकि चीन की चालबाजी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 और 8 सितंबर की तारीख को भी पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीन की तरफ से फायरिंग की गई। सूत्रों से खबर है कि चीन का जवाब देने के लिए, उसकी उकसावे की कार्रवाई को रोकने के लिए भारत की तरफ से भी वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इससे पहले भारतीय सेना ने पेंगोंग के उत्तरी छोर पर चीन की सेना की संदिग्ध हलचल देखी थी, जिस पर भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी थी। 7 और 8 सितंबर को चीन की सेना ने भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश की और तभी दोनों तरफ से ये हवाई फायरिंग की गई, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं। इस वक्त लेह से हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, प्रयास ये हो रहे हैं कि तनाव की स्थिति कम हो, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती है। 7 और 8 तारीख को क्या हुआ, डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड पर तनाव कम होने की बजाय बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और फिर से ये बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले गन शॉट्स फायर हुए हवा में, और इसका कारण शायद ये है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होते थे? ये थे कि पहले फायरिंग बिल्कुल नहीं की जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गलवान में जो इंसिडेंट हुआ 15 जून को, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे 16 बिहार रेजिमेंट के, उसके बाद से भारतीय सेना ने ये फैसला किया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे सोल्जर्स को जो ग्राउंड पर हैं उन पर किसी भी किस्म का हमला होगा जिससे उनकी जान खतरे में है, तो जो कमांडर होगा ग्राउंड पर वो ये निर्णय ले सकेगा कि क्या फायरिंग करनी है, हवाई फायरिंग करनी है एज डेटरेंट, ताकि कि जो चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हों उनको पीछे ढकेला जा सके। और पिछले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 हफ्तों में काफ़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जब चीनी सैनिकों ने ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं टेक ओवर करने के लिए उन माउंटेन हाइट्स को जहां पे भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं। इसकी वजह से तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फिंगर 4 का, फिंगर 3 का नॉर्दर्न बैंक का इलाका हो या फिर वो सदर्न बैंक की हाइट्स हो, जैसे कि रिचिनला, रिजांगला। लौटेंगे आपके पास अभिषेक, लेकिन ये वाकई अभी चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है, जिसका जिक्र बार बार अभिषेक अपनी रिपोर्ट्स में भी करते रहे। लेकिन देखिए, चीन की चालबाजी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में बयान दिया। आज उन्हें राज्यसभा में स्टेटमेंट देना है। लेकिन इससे पहले जब रक्षा मंत्री कल लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने चीन को चेताया कि हिंदुस्तान को LAC पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। उधर सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से निपटने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सर्दियों के लिए विशेष राशन, कपड़े, टेंट फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दिए गए हैं। चीन के खिलाफ हमारी तैयारी कैसी है, इसकी एक झलक आप इन अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन इस पर देखिए अब ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये भारतीय सेना के रियल एक्शन हैं, कोई चीन के लाइट कैमरा एक्शन नहीं। लद्दाख में LAC की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर भारतीय सेना चीन को सर्दी में गर्मी का एहसास करवाने के लिए तैयार हो रही है, और आज तक भारतीय सेना की इन तैयारियों को दिखाने के लिए LAC पर तैनात है। और आप देख सकते हैं कैसे इस C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सामान अभी अभी उतारा जा रहा है। कुछ देर पहले इसी एयरक्राफ्ट में कुछ सेना के जवान और ऑफिसर्स भी थे जो एक फॉरवर्ड लोकेशन से अभी यहाँ लाए गए हैं। और ये बहुत ही अहम हैं ऑपरेशंस। हर रोज बहुत सारी ऐसी सॉर्टीज होती हैं जिसमें सामान ले जाया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। भारतीय वायुसेना के C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भर रहे हैं और LAC की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर सामान की सप्लाई कर रही हैं। कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़े तो हैं ही, साथ ही युद्ध की स्थिति में सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं।
हम लद्दाख में एक फॉरवर्ड लोकेशन में हैं जहां पर अभी अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में, क्योंकि देखिए सर्दी आ रही है और इस सर्दी में बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सैनिकों के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करे। केरोसिन हीटर्स फिर से बहुत ही अहम, जिस तरह का सर्दी का माहौल बन रहा है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है ट्रूप्स को जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में। जहां जहां तनाव चल रहा है वो इलाके 15,000 फीट के ऊपर हैं। लद्दाख में भारतीय सेना की यह तैनाती चेतावनी है उस चीन को जिसे लगता है कि सर्दियां आएंगी तो भारतीय सैनिक उससे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चीन इतना बड़ा नासमझ है कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना पूरे साल तैनात रहती है और अब लद्दाख में भी तैनाती के लिए तैयार है। भारतीय सेना के ट्रूप्स यहाँ पे तैयार हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉयमेंट के लिए। इनकी तैनाती की जाएगी उन इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर काफ़ी दिनों से, बल्कि 4 महीनों से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में तनाव रहा है। सर्दियों में युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर लगातार सैनिकों को भेजा जा रहा है, चाहे हथियार हों या गोला बारूद, किसी चीज की कोई कमी ना पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। एलएसी पर चीन अगर नहीं माना तो इन सर्दियों में चीनी सेना के मंसूबों का तेल निकलना पक्का है। हम इस वक्त एक फ्यूल डिपो में हैं और हम देख सकते हैं कैसे ये टैंकर्स यहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं और पाइप्स के जरिए इनमें से फ्यूल तेल निकाला जा रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त ये एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर है, करीब 4 लाख लीटर का फ्यूल की कैपेसिटी है। इस टैंकर से जो कि अंडरग्राउंड है उसके बाद बैरल्स में फ्यूल डाला जाता है और यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। तो अगर चीन को अब भी लगता है कि वो एलएसी पर सर्दियों में भारत से युद्ध लड़ सकता है तो उसका स्वागत है। चीनी सेना के हर मंसूबे को बर्फ में दफन करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार हम। एलएसी से अभिषेक भल्ला, लद्दाख आज तक। तो क्या सेना की तैयारी है? ग्राउंड से हमने आपको ये सीधी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाई, लेकिन बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दक्षिणी छोर पर भारतीय फौज की तैनाती जबरदस्त थी, लेकिन चीन ने घुसपैठ का प्रयास एक बार फिर पेंगोंग के उत्तरी क्षेत्र में किया है। हालांकि रक्षा मंत्री ने कल ये स्टेटमेंट जब लोकसभा में दिया कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ या एलएसी पर कोई भी बदलाव भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस पर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र कहा जाता है, उसकी तरफ से भी जवाब आया और इसे उकसाने वाला बयान कहा गया। हमारे साथ अभिषेक भल्ला लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये 7 और 8 सितंबर की घटना सामने आ रही है, दक्षिणी क्षेत्र पर भारत की जबरदस्त तैनाती थी, तो एक बार फिर उत्तरी क्षेत्र में पेंगोंग के मोर्चा खोला है चीन ने। ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी चीन की तरफ से कि जहां पर ऐसा लगे कि वो ज्यादा स्ट्राइक बैक कर सकता है, उस क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास चीन करता है। जी देखिए, बिल्कुल जो नॉर्दर्न बैंक में पिछले 4-5 दिन में जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं उससे साफ जाहिर है कि ये चीन की तरफ से काउंटर मेजर है, क्योंकि दक्षिणी शोर पे भारतीय सेना ने बहुत से इम्पॉर्टेंट क्रूशल हाइट्स जो हैं उन पर कब्जा बनाया हुआ है। चीन की तरफ से बहुत कोशिशें रही हैं कि किसी तरह से भारतीय सैनिकों को वहां से हटाया जाए और चीन उस पर कब्जा कर पाए, चाहे वो रेचेनला हो या फिर रेजांगला हो। ये सब इलाके जो हैं वो चीन के जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, खास करके मोल्डो गैरिसन, उस पर पूरी निगरानी रख सकता है। और यहाँ से रेचेनला से एक क्लियर रेंज भी है फिंगर एरिया की तरफ, जो कि नॉर्थ में है। तो इसके चलते हालांकि चीन ने फिंगर 4 की जो रिज लाइन है इस पे अपना कब्जा बनाया हुआ था। भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था काफ़ी दिनों पहले, जिसमें ये कोशिश थी कि फिंगर 4 तो नहीं, लेकिन फिंगर 4 के आसपास की कुछ माउंटेन हाइट्स हैं
जिन पर कब्जा बनाया जा सके। इसके चलते बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है फिंगर एरिया में। पिछले कुछ दिनों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि चाहे नॉर्दर्न बैंक हो या फिर सदर्न बैंक हो, दोनों तरफ तैनाती चीन और भारतीय सेना की बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और देखिए, जिस बात का जिक्र लगातार अभिषेक भी कर रहे हैं, सर्दियों का वक्त जो है ये अब आगे और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सर्दियों में ही पूर्वी लद्दाख में तापमान -50 तक चला जाता है और ऐसे में एलएसी पर डटे रहने के लिए जो भी सामान जरूरी है वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों तक पहुंचाया गया है। बेहद सर्द हवाओं से बचाने वाले टेंट, सर्दियों में खास तरह का राशन, हीटर, भीषण सर्दी से बचाने वाले कपड़े, सब कुछ एलएसी पर डटे जवानों तक पहुंचा दिए गए हैं। आज तक की टीम ने सेना की तैयारियों का यह जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, इसमें एक तालमेल है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरवर्ड एरियाज में जितने भी सैनिक तैनात हैं उनके पास लगातार जरूरी सामान जाता रहे ताकि कि वो पूरी तरह से सक्षम हो चीन का सामना करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। स्लीपिंग बैग, बूट, सर्दियों के लिए जितना भी जरूरी सामान है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ आज तक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो सामान अभी ले एयरबेस पे लाया गया था, इसको जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनसे अनलोड किया गया है और आप देख सकते हैं स्लीपिंग बैग्स, बूट्स, सारी वो आइटम्स जो बहुत ज़रूरी हैं खास करके सर्दियों के लिए ट्रूप्स जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कैसे ये ह्यूमन चेन बना के जो है ये सारा सामान अब चिनूक हेलीकॉप्टर में लोड किया जा रहा है। इससे जो है समय कम लगेगा। यही हेलीकॉप्टर अब फॉरवर्ड लोकेशन में जाएगा जहां पे इस सामान को ट्रूप्स के लिए भेजा जा रहा है। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। बड़े बड़े कार्टन्स हैं, इसमें सारे एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो या फिर इक्विपमेंट हो जो ज़रूरी है सैनिकों के लिए। इसके अलावा राशन भी जो भेजा जा रहा है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा फॉरवर्ड लोकेशंस पर सारे ट्रूप्स के लिए जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। सर्दियों में लद्दाख में तापमान तेजी से नीचे गिरता है। भारतीय सेना को चीन और ठंड दोनों से मुकाबला करना है। इस पर तैयारी कैसी है, आज तक की रिपोर्ट। ठंड का मुकाबला करने के लिए ये जो गियर है, क्लोथिंग है, स्पेशल क्लोथिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए, ये बहुत ज़रूरी है और हर सोल्जर को इस तरह की क्लोथिंग दी गई है। इतनी ठंड होती है कि लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये पहला लेयर है जो एक सोल्जर पहनता है जब टेम्परेचर -30 -40 डिग्री तक गिर सकता है। ये सेकंड लेयर है, जैकेट और नीचे ट्राउज़र। और थर्ड लेयर जो है वो ये यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा वुलन कैप्स बहुत ज़रूरी हैं सर को ढकने के लिए, क्योंकि सर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती है। और बहुत ही अहम जो है इस तरह के ये स्पेशल बूट्स हैं। अंदर भी इनमें काफ़ी थिक आप देख सकते हैं वुलन लाइनिंग एक है जो एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जूता बर्फ़ में चलने के लिए। वुलन सॉक्स भी बहुत ज़्यादा अहम हैं इस इलाके के लिए। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है ये भी बहुत अहम है। हर सोल्जर जो यहाँ पे तैनात है वो माउंटेनियरिंग में स्पेशलाइज करना चाहिए उसको, क्योंकि अब जो है लड़ाई इस वक्त ऐसा लग रहा है माउंटेन हाइट्स ऑक्यूपाई करने की है। इसीलिए ये सारा माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी बहुत अहम बन जाता है भारतीय सैनिकों के लिए। जो हमने क्लोथिंग आपको दिखाई डिस्प्ले पर थी, यही क्लोथिंग इस तरह से पहनी जाती है। हम देख सकते हैं कैमोफ्लेज के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सफ़ेद हो या हरे के डिफरेंट शेड्स हों। हर इंडियन आर्मी का सोल्जर जो है उन हाइट्स पर
15-16 हज़ार से ज़्यादा की हाइट्स पर कुछ इस तरह से ही नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा अहम है भारतीय सेना के लिए अपने हर एक जवान को इस तरह की क्लोथिंग देना, इस तरह का इक्विपमेंट देना। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी आप देख सकते हैं ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब बात सुशांत केस की, क्योंकि सुशांत केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम अब तक सामने आ चुके हैं। आज रिया चक्रवर्ती के 2 राजदार से पूछताछ होनी है। एनसीबी आज सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह से पूछताछ कर रही है। दोनों का नाम रिया चक्रवर्ती के चैट्स के जरिए सामने आए, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के मैनेजर ने आज तक के खुफिया कैमरे में कई बड़े खुलासे किए। मैनेजर ने सारा अली खान के भी पार्टी में आने की बात कबूल की। आज रिया और शौविक भी जमानत के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बेल के लिए रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट में अर्जी दे सकती है। भाईखला जेल में रिया चक्रवर्ती बंद है, उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन इस बीच बेल के लिए शौविक चक्रवर्ती भी हाई कोर्ट का रुख कर सकता है और इस बात की संभावना पहले से ही थी, क्योंकि एनसीबी ने इनकी रिमांड नहीं मांगी थी, लिहाजा न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेजा गया। लेकिन इस बीच आज बड़ा अपडेट एनसीबी से भी है, क्योंकि एनसीबी आज श्रुति मोदी और जया शाह इन दोनों को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। पूछताछ के लिए दोनों दफ्तर पहुंच चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ जो चैट्स थे जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में ये 2 लोग जुड़े हुए थे, इन्वॉल्व थे और इसीलिए इन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच अलग अलग स्तर पर कई खुलासे सुशांत केस में अब तक हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड के जिन 25 नामों की जानकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद एनसीबी ने हासिल की है, अब किस किस तक एनसीबी के हाथ पहुंचेंगे ये देखना होगा। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. ड्रग्स लेने के सवाल उठे तो रिया खुद को पाक साफ बताती रही। नशेबाजी की महफिल सजाने के आरोप लगे तो भी वो आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन उसी ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार है और अब उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें वो घिरती जा रही है। ड्रग्स मामले में रिया कई राज छिपा रही है, लेकिन अब वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसकी 2 अहम साझीदार बोलेंगी। ड्रग्स नेटवर्क की वो दोनों राजदार एनसीबी को बताएंगी कि ये ड्रग्स कनेक्शन कितना बड़ा है और रिया की क्या भूमिका है। जी हां, एनसीबी समन कर चुकी है इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े 2 ऐसे किरदारों को जो काफी कुछ जानती हैं। उनके नाम हैं जया शाह और श्रुति मोदी। जया शाह सुशांत, रिया और शौविक की करीबी हैं। करीब 20 दिन पहले इसी जया शाह और रिया के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का डिटेल सामने आया था। और ये है श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया के ड्रग्स कनेक्शन की एक अहम कड़ी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से पहले जब रिया से पूछताछ की थी तो उसने जया शाह और श्रुति मोदी दोनों का नाम लिया था। ऐसे में ये बेहद अहम है कि जांच एजेंसी दोनों से पूछताछ करे। जहां तक रहा ड्रग्स का सवाल, परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें हमने ओवरडोज की बात की है। ओवरडोज जब उस समय हमने सोचा था, जो हमारे मन में था, वो एक ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उनको जो दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के कहने पे, तो उसका ओवरडोज देने से कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था, और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। सुशांत की मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में देश की 3 एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन मौत के करीब 3 महीने बाद रिया की गिरफ्तारी हुई भी तो ड्रग्स मामले में। अब एनसीबी उसी मामले में रिया के करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है। रिया ने अपने मोबाइल फोन से जो मैसेज डिलीट किए थे उन्हें ईडी ने रिट्रीव कर लिया था,
जो राज खत्म करने की कोशिश हुई थी वो सामने आ गए। उन्हीं चैट में से रिया के कुछ चैट थे जया साहा के साथ। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच पिछले साल 25 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी। उस चैट में दोनों ने क्या बात की थी ये भी सुन लीजिए। वाटरस्टोन पर CBD ऑयल भेज रही हूँ। वाटरस्टोन पर भेजे जाने वाली ड्रग को श्रुति मोदी संभाल लेगी। हाँ, उसे काफी शांत कर दिया है। जया साहा ने श्रुति मोदी का जिक्र किया। रिया से सुशांत को लेकर बात की। अब 25 नवंबर 2019 का दूसरा चैट देखिए। इसमें भी रिया और जया साहा ने एक दूसरे से बात की थी। जया साहा ने रिया को सलाह दिया था कि ड्रग से कैसे नशा होगा। जया साहा ने रिया को टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इन्हीं मैसेज के आधार पर जया और श्रुति मोदी से पहले ईडी ने सवाल जवाब किए, फिर सीबीआई ने, और अब एनसीबी की टीम भी रिया की असलियत जानना चाहती है। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। एनसीबी जया साहा और श्रुति मोदी से जानना चाहेगी कि सुशांत के फार्म हाउस में कौन कौन करता था ड्रग्स पार्टी। सुशांत की मौत से ड्रग्स का क्या कनेक्शन है। इस पूरे मामले में रिया की क्या भूमिका है। ड्रग्स कनेक्शन में कौन कौन शामिल है। रिया शोविक कहां से खरीदते थे ड्रग्स। जया साहा और श्रुति की ड्रग्स रैकेट में क्या भूमिका थी। एनसीबी फुल एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। लगातार पूछताछ और गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में जया साहा और श्रुति मोदी से सवाल जवाब में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ पंकज उपाध्याय और दिवेश सिंह मौजूद हैं। दिवेश, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज बुलाया गया है पूछताछ के लिए जया साहा को और श्रुति मोदी को, क्या अभी अपडेट है? मीनाक्षी, आपको बता दें, श्रुति मोदी थोड़ी देर पहले यहां पर आ चुकी हैं। अभी इस वक्त वो इसी गेस्ट हाउस में, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना मेकशिफ्ट ऑफिस बनाया है, वहां पर मौजूद हैं एनसीबी के अफसरों के साथ। उनकी पूछताछ शुरू हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रुति मोदी बिजनेस मैनेजर थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की काफी करीबी भी थी और उनके बिजनेस को हैंडल करती थी। उनके जो सोशल प्रोजेक्ट्स थे, जैसे फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, उसके लिए वो काम कर रही थी। और उनके जो 150 ड्रीम्स प्रोजेक्ट थे, उसके ऊपर भी काम करने के लिए श्रुति मोदी को सुशांत ने हायर किया हुआ था। इसके अलावा श्रुति मोदी के जो चैट्स मिले रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें वो बैंड नारकोटिक सब्सटेंसेस के प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करती हुई नजर आई, कंजम्पशन के बारे में बात करती हुई नजर आई, जिसके बाद ईडी ने एक डिस्क्लोजर तहत एनसीबी को इसके बारे में बताया और एनसीबी ने केस रजिस्टर किया। श्रुति मोदी सीबीआई के केस में अक्यूज हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी जो केस दर्ज है इस पूरे मामले में, उसमें भी उन्हें आरोपी के तौर पर नाम दिया गया है, उनका नाम दर्ज किया गया है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पहला दिन है जब श्रुति मोदी से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर कर रहे हैं। इसके बाद यह फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होता है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके के ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट के बारे में उनके इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, किस तरीके के ड्रग्स प्रोक्योर किए गए थे, क्या रिया के इंस्ट्रक्शन पर ये ड्रग्स प्रोक्योर किए जा रहे थे, क्या इन ड्रग्स का ओवरडोज किया जा रहा था, ये जो ड्रग्स दिए जा रहे थे, क्या सुशांत को इसके बारे में जानकारी थी, किस तरीके के ये ड्रग्स थे, इसका सुशांत की तबीयत पर क्या परिणाम हो रहा था, उनकी हालात पर क्या परिणाम हो रहा था, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, इसके बावजूद वो ये ड्रग्स ले रहे थे। एक और चैट सामने आई थी जिसमें श्रुति मोदी रिया से ये बात करते हुए नजर आई थी कि उन्हें स्मोकिंग रोकनी होगी। सुशांत का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सुशांत को स्मोकिंग रोकनी होगी क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये भी एक चैट सामने आई थी जो कि सतीश माने शिंदे, रिया के वकील हैं, उन्होंने ये शेयर किया था, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अन्य कई चैट शेयर किए थे, जिसमें और दिवेश, देखिए आज ये भी संभावना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक हाईकोर्ट में जमानत के लिए भी याचिका लगाएं। लेकिन पंकज, जिस तरह से कल जया बच्चन संसद में बयान देती हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का एक डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है इस पूरे ड्रग्स मामले को लेकर, क्योंकि जिन लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं, ये तो अभी कुछ 2-3 नाम सामने आए हैं बॉलीवुड के जो स्टार किड्स हैं, उसके आगे आंच बहुत बड़े बड़ों तक पहुंच सकती है। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हुआ है, क्यों बचाने की कोशिश हो रही है? इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों लग रहा है? जब क्रिकेट की दुनिया में कोई भूचाल आता है, पॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भूचाल आता है, तो जांच तो वहां भी होती है, लेकिन बॉलीवुड की गंदगी पर अगर सवाल उठते हैं तो तकलीफ क्यों?
देखिए, सीधी सी बात है, अगर बॉलीवुड से बड़े बड़े नाम सामने आते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो कनेक्शन पॉलिटिकल वर्ल्ड से निकलेगा तो वहां से भी तो नाम बाहर आएंगे। इसीलिए शायद ये पूरी कवायद करी जा रही है। डिफेंस मैकेनिज्म जो इस वक्त इख्तियार कर दिया गया है, यही शायद कारण है, क्योंकि एक अगर परत खुलेगी फिर तो खुलती ही जाएगी। और यही इस वक्त सब लोग कह रहे हैं कि राज खुलना तो अभी भी बाकी है। अभी तो बहुत छोटे छोटे से नाम सामने आए हैं। अभी जो ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है वो तो बहुत सतही हिस्सा है। कह रहे हैं अभी तो ये पूरा आइसबर्ग है, अभी तो 1/4 भी नहीं दिखा है, 3/4 तो अभी बाकी है। यानी आखिर ये ड्रग्स कहां से आती थी, ये ड्रग्स कौन मंगवाता था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा किसके सर था। एनसीबी के सूत्र कह रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं वो खुद आके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। वो जिम्मा सौंपते हैं अपने स्टाफर्स को, और ये बड़ा अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क रहता है, जहां एक कांटेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में, तीसरे के कांटेक्ट, चौथे के कांटेक्ट में, मानो एक चेन रिएक्शन होता है और पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क रहता है। इसीलिए एक या दो पेडलर्स को पकड़ के इसकी सतह तक नहीं पहुंचा जा सकता। यही कारण है एनसीबी का कहना है कि वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेगी। वक्त उसे जरूर लग सकता है, लेकिन उसने ठानी है कि इस पूरे नेक्सस का वो भंडाफोड़ करेगा और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक तो लेकर जाएगा। ये बात ओपन सीक्रेट रही है कि बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता रहा है। न सिर्फ बॉलीवुड का कनेक्शन रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड का भी कनेक्शन रहा है। और जब एनसीबी कहता है कि स्टार किड्स को अप्रोच किया गया था, तो क्या पॉलिटिकल दुनिया में भी जो किड्स हैं उनको भी अप्रोच किया गया था? अभी तो राज खुलने धीरे धीरे बाकी हैं। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने मैं मौजूद हूं। काफी हर दिन यहां पर एक्टिविटीज हो रही है, हर दिन नए यहां पर खुलासे होते हैं। ये बड़ी एसयूवी जो आप देख रहे हैं, ये एक ड्रग पेडलर की है, करमजीत सिंह उनका नाम है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस एसयूवी को सीज कर लिया, कहा इसमें ही ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था। यानी आप समझ सकती हैं कि ये ड्रग पेडलर्स भी कितने वेल टू डू हैं, इनका नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है, कितना फैला हुआ है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम दर्शकों को बताते हुए आ रहे हैं, ये जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं इनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल ही है। लेकिन आखिर जो बिग शॉट्स जिनकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बात करता है वो कौन है, उनकी कब पूछताछ होगी, और उनके बाद जो ए लिस्टर्स की बात एनसीबी करता है वो कब सामने आएंगे, उस पर सबकी नजर है। और इसीलिए सवाल उठता है कि जब ड्रग्स को लेकर अगर एनसीबी जांच कर रही है और ये मामला जब सामने आया ही है, तो अब बॉलीवुड की तरफ से ये आवाज क्यों उठ रही है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है? जो लोग अब तक पकड़े गए हैं वो कोई बाहरी नहीं है, वो वही लोग हैं जो बॉलीवुड में एक्टिव है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती, जिनके चैट्स के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, ये मुश्किलें भी आसानी से अचानक से नहीं बढ़ी हैं। जब ईडी ने जांच शुरू की, मोबाइल फोन को खंगाला, डेटा रिट्रीव किया, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और उन्हीं में से ये ड्रग्स कनेक्शन एक है। रिया को भी यकीन नहीं हुआ कि उसका किया धरा सब कुछ इस तरह से। और देने के खुलासे हुए तो घर वालों को शक नहीं रहा। जब शोविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई तो उनसे पूछताछ कर एनसीबी ने वो सबूत जुटा लिए जिससे रिया का बचना मुश्किल हो गया। और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे, बहुत क्लियर है। हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। रिया के खिलाफ उसके भाई शोविक का बयान बेहद अहम हो गया। उसने एनसीबी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शोविक ने माना कि वो सुशांत के घर ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये भी कबूला कि सुशांत के घर बैग में चरस की सप्लाई होती थी। शोविक के माने तो एक बार गांजे के लिए रिया ने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए थे। साथ में ये भी कहा कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए थे। भाई बहन के ड्रग्स रैकेट में बड़ी भूमिका दिखती है। दोनों के बीच चैट से भी खुलासा हो चुका है कि कैसे दोनों ड्रग्स के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। रिया को लेकर यह भी खुलासा हो चुका है कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी में गई थी। वहीं शोविक रिया का बखूबी ड्रग्स सप्लाई में साथ निभा रहा था। रिया और शोविक का संपर्क कई ड्रग्स पैडलर से थे। दोनों के व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल से एनसीबी को इस बात के सबूत मिल चुके हैं
इसी आधार पर अब तक नशे की दुनिया के 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला मुंबई से निकलकर गोवा तक पहुंच चुका है। जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें क्रिस कोस्टा, करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, सूर्यदीप मल्होत्रा और अनुज केशवानी जैसे नाम शामिल हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।